हेलो फ्रेंड्स, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य EFM राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबरलेक जयपुर आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, पिछले ई लेक्चर्स में हमने बीकॉम तृतीय वर्ष बीकॉम थर्ड ईयर के अंतर्गत EAFM विषय के अंतर्गत पेपर बिजनेस बजटिंग में बजटिंग, इनकी परिभाषा, इनका महत्व, बजट और बजटिंग में अंतर क्या है, एक प्रभावशाली बजट में क्या क्या गुण होने चाहिए आवश्यक, वो हमने पढ़ा। हम बजट निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, बजट और बजटिंग में अंतर क्या होता है, हमने इसका अध्ययन किया। इसी को जारी रखते हुए आज हम बजट शब्दावली यानी बजट टर्मिनोलॉजी का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आप सभी ने कई शब्द आप बजट से संबंधित सुनते ही रहते हैं। जब भी आप बजट के बारे में पढ़ते होंगे, जब भी आप बजट के बारे में देखते होंगे, तो अब आप सुनते होंगे कुछ शब्द ऐसे हैं जो बजट निर्माण से जुड़े रहते हैं। जब भी आप कभी सुनते होंगे कैपिटल बजट है या रेवेन्यू बजट है, या आप देखते होंगे कि कई बार हम देखते हैं फिस्कल डेफिसिट है, कई शब्द हैं। लेकिन व्यावसायिक बजट से संबंधित शब्दावली मुख्य क्या है? सबसे पहले आयगत प्राप्तियां यानी रेवेन्यू रिसीट्स कह लीजिए या रेवेन्यू इनकम कह लीजिए। रेवेन्यू रिसीट्स यानी रेवेन्यू प्राप्तियां, रेवेन्यू इनकम, ये क्या होती हैं? और एक आपने शब्द सुना कैपिटल इनकम, कैपिटल रिसीट्स, दोनों में क्या अंतर है? सबसे पहले आयगत प्राप्तियां यानी रेवेन्यू रिसीट्स। तो रेवेन्यू रिसीट्स को हम कैसे परिभाषित करेंगे? व्यवसाय संचालन से नियमित रूप से प्राप्त होने वाली आय आयगत प्राप्तियां कहलाती हैं। यानी जो व्यवसाय संचालन से नियमित रूप से प्राप्त आय हमें है। जैसे मान लीजिए कोई व्यवसाय है जो कच्चे माल से वस्तुओं का उत्पादन करता है, फिर उसका विक्रय करता है हर साल। तो जो सेल्स होती है वह क्या है? हमारी रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है। अब आइए फिर कैपिटल रिसीट क्या होती है? आखिर कैपिटल प्राप्तियां क्या होती हैं? कैपिटल इनकम क्या होती है? कैपिटल इनकम वो होती है जो स्थायी संपत्ति यानी कोई फिक्स्ड असेट जब हम बेच देते हैं तो उससे हमें जो प्राप्त होती है वो होती है कैपिटल इनकम। तो कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम में ये अंतर है। दूसरी हमारी जो मैंने लिखा आयगत व्यय और पूंजीगत व्यय। तो व्यय भी दो प्रकार के आपने सुने होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आखिर क्या होता है? आयगत व्यय को हम परिभाषित कैसे करेंगे? ऐसे व्यवसायिक व्यय जिनको करने से केवल उसी वर्ष में आय या लाभ प्राप्त हो आयगत व्यय कहलाते हैं। यानी ऐसे व्यवसायिक व्यय जिनको करने से केवल उसी वर्ष में आय या लाभ प्राप्त हो आयगत व्यय कहलाते हैं। ऐसे व्यय व्यवसाय संचालन पर प्रतिवर्ष किए जाते हैं। ऐसे व्यवसायिक व्यय जिनके करने पर व्यवसाय को दीर्घ काल तक लाभ प्राप्त होता है उन्हें हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कच्चे माल से उत्पादन किया, उत्पादन करके हमने सेल्स करी, तो जो हमने हमारी उत्पादन लागत है, हमारी उत्पादन लागत में कई चीजें शामिल होती हैं, श्रमिकों को भुगतान किया हमने इत्यादि। तो ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये सब करने से हमें जो लाभ प्राप्त हुआ वो उसी साल लाभ प्राप्त होता है। हमें सेल्स हमारी सेल्स होती है, उससे हमें इनकम प्राप्त होती है, उससे हमें प्रॉफिट प्राप्त होता है, तो वो हमें उसी वर्ष प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका लाभ हमें कई वर्षों तक मिलता रहता है। मान लीजिए हमने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी इस साल, या हमने कोई मशीनरी खरीदी, हमने कोई प्लांट खरीद लिया, तो उसका लाभ तो हमें कई सालों तक मिलता रहेगा, 10-15 साल तक मिलता रहेगा। तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको हम उस साल का ही खर्चा नहीं मान सकते, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय को हम कैसे परिभाषित करेंगे? ऐसे व्यवसायिक व्यय जिनको करने पर व्यवसाय को दीर्घ काल तक लाभ प्राप्त होता है पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। तो पूंजीगत व्यय तो एक प्रकार के इन्वेस्टमेंट है, विनियोग है, जिससे व्यवसाय को दीर्घ काल तक लाभ अर्जन की शक्ति प्राप्त होती है। मैंने लिखा बजट पुस्तिका, यानी बजट पुस्तिका क्या होती है? बजट मैनुअल। और जब बजट बनता है तो बजट मैनुअल बहुत काम आती है। तो बजट मैनुअल को हम कैसे परिभाषित करेंगे? बजट पुस्तिका यानी बजट मैनुअल वह पुस्तिका होती है जिसमें व्यवसाय के बजट निर्माण से लेकर
बजट क्रियान्वयन, मूल्यांकन, बजट निर्माण से संबंधित सभी नियम, उपनियम, प्रक्रिया तथा सिद्धांतों का वर्णन दिया होता है, तो वह बजट मैनुअल कहलाता है। तो बजट मैनुअल में क्या क्या दिया होता है? बजट निर्माण की टेक्निक, विधि एवं प्रक्रिया, बजट के उद्देश्य जिन्हें बजट बनाते समय ध्यान रखना है, व्यवसाय में जितने बजट बनाए जाते हैं उनका उल्लेख, विभिन्न व्यावसायिक बजटों के प्रारूप जिनमें बजट निर्माण करना है, बजट अनुसूचियां, बजट शेड्यूल्स, बजट निर्माण के पश्चात उससे स्वीकृति से संबंधित निर्देश, बजट निर्माण के लिए बजट संगठन योजना, बजट समिति का विवरण, बजट समिति के कार्य, अधिकार एवं दायित्व, बजट समिति के सदस्यों की संख्या क्या होगी, उनके कार्य, अधिकार, दायित्व, वेतन भत्ते क्या होंगे, बजट की अवधि क्या होगी, बजट निर्माण से संबंधित अन्य आवश्यक जानकारी इसमें दी होती है। तो बजट पुस्तिका के लाभ क्या है विद्यार्थियों? बजट पुस्तिका के लाभ भी कई हैं। बजट पुस्तिका उच्च प्रबंध एवं बजट समिति के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है। बजट से संबंधित अधिकारियों के कार्य, अधिकार एवं दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण करती है। ये बताती है बजट के अधिकारियों के क्या क्या कार्य होंगे, क्या क्या उनके दायित्व होंगे। बजट क्रियान्वयन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन में सहायक होती है। प्रभावशाली बजट के निर्माण में सहायक होती है। अब बजट पुस्तिका के कुछ दोष भी हैं। बजट पुस्तिका के कुछ दोष हैं, लेकिन बजट पुस्तिका बहुत सहायक होती है बजट निर्माण में। दोष क्या है कि इससे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है, क्योंकि पहले से हर नियम तय होता है इसमें। उच्च प्रबंधन के लिए तत्काल निर्णय लेने में ये बाधक हो सकती है। तो ये इसके कुछ दोष भी हैं। एक बजट शब्दावली में एक शब्द और आता है, बजट अवधि। तो बजट अवधि से अभिप्राय क्या है? उस समय अवधि का है जिसके लिए बजट बनाया जाता है। मान लीजिए कोई बजट 1 साल के लिए बनाया गया तो 1 वर्ष उसकी समय अवधि है। कोई बजट 3 महीने के लिए बनाया गया तो 3 महीना उसकी समय अवधि है। कोई 1 महीने के लिए बनाया गया तो 1 महीने उसकी समय अवधि है। लेकिन व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार अलग अलग व्यवसायों में बजट अवधि भी अलग अलग होती है। सामान्यता बजट अवधि क्या होती है? 1 वर्ष। आपने सुना होगा 1 वित्त वर्ष होता है बजट अवधि। लेकिन पूंजी बजट को छोड़ के अन्य सभी व्यवसायिक बजटों में 1 वर्ष की अवधि होती है। जैसे रोकड़ बजट हो गया, विक्रय बजट हो गया, उत्पादन बजट हो गया, सामग्री बजट हो गया, श्रम बजट हो गया, उत्पादन परिव्यय बजट, प्रोडक्शन ओवरहेड बजट हो गया इत्यादि। लेकिन पूंजी प्रधान उद्योगों में, अच्छा, निष्पादन बजट भी आपने सुना होगा। निष्पादन बजट के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, मासिक एवं साप्ताहिक बजट भी व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार बनाए जा सकते हैं। यानी इन सभी निष्पादन बजटों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, मासिक एवं साप्ताहिक बजट भी व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार बनाए जा सकते हैं। लेकिन जो पूंजी प्रधान उद्योग होते हैं उनमें निष्पादन बजटों की अवधि 1 वर्ष से अधिक भी हो सकती है। इसी प्रकार सभी व्यवसायों में पूंजी बजट तथा शोध एवं विकास बजट लंबी अवधि के लिए बनाए जाते हैं। तो बजट अवधि भिन्न भिन्न हो सकती है। हमने पढ़ा कि इन सभी निष्पादन बजटों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, मासिक एवं साप्ताहिक बजट भी व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार बनाए जा सकते हैं। किंतु पूंजी प्रधान उद्योगों में निष्पादन बजटों की अवधि 1 वर्ष से अधिक भी हो सकती है, यदि उनकी उत्पादन प्रक्रिया अधिक लंबी हो। इसी प्रकार सभी व्यवसायों में पूंजी बजट तथा शोध एवं विकास बजट लंबी अवधि के लिए बनाए जाते हैं। अब अगला मैंने लिखा प्रमुख बजट कारक या मूल बजट कारक, इसे हम कहेंगे की बजट फैक्टर। तो विद्यार्थियों, की बजट फैक्टर को हम लिमिटिंग फैक्टर यानी प्रतिबंधक कारक या शासी कारक, गवर्निंग फैक्टर भी कहते हैं। मूल बजट फैक्टर यानी की बजट फैक्टर क्या होता है, क्या हो सकता है? मूल बजट कारक वह कारक होता है जो व्यवसाय के सभी बजटों को प्रभावित करता है। मान लीजिए हमारे पास सामग्री सीमित मात्रा में उपलब्ध है, कच्चा माल। तो अब हम
और हमें कई उत्पादों का निर्माण करना है तो हमें प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी कितना कच्चा माल किस उत्पाद के निर्माण में हम उपयोग करें। तो कच्चे माल का सीमित होना, उसकी सामग्री की सीमित होना, ये हमारे लिए क्या है, एक मूल बजट कारक या की बजट फैक्टर है। ये सभी बजटों को प्रभावित करेगा। ये भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हो सकता है। उत्पादन के क्षेत्र में मान लीजिए सामग्री की सीमित पूर्ति है, विक्रय के क्षेत्र में अपर्याप्त विज्ञापन क्षमता है, हमारे पास सीमित विज्ञापन है, कुशल विक्रेताओं का अभाव है, मांग में आकस्मिक कमी आ गई है। ये विक्रय के क्षेत्र में हमारे मूल बजट कारक हो सकते हैं। उत्पादन के क्षेत्र में क्या हो सकते हैं, सामग्री की सीमित पूर्ति है, विशिष्ट तकनीक ही इस उत्पाद को निर्माण के लिए चाहिए, विशिष्ट उत्पादन संयंत्र ही चाहिए। वित्त के क्षेत्र में क्या हो सकते हैं, वित्त लेने में हमें कठिनाइयां हैं बहुत, मान लीजिए मुद्रा बाजार जो हमारा असंगठित है, विनियोजकों की कमी, इन्वेस्टर्स की कमी है, पूंजी की सीमित उपलब्धि है, मूल्य में परिवर्तन का चक्र चल रहा है, मूल्य में परिवर्तन संभव है। तो ये सब हमारे मूल बजट कारक है। श्रम की सीमित उपलब्धि है, लेबर हमारे पास लिमिटेड है, तो पूंजी की मान लीजिए हमारे पास सीमित पूर्ति, तो हम उसके लिए नए अंश, नए ऋण पत्र, डिबेंचर जारी कर सकते हैं, और अन्य तकनीकी कारक भी वो भी हो सकते हैं की बजट फैक्टर। दूसरा मैंने लिखा उत्तरदायित्व केंद्र। तो उत्तरदायित्व केंद्र क्या होता है विद्यार्थियों? उत्तरदायित्व केंद्र को परिभाषित करेंगे हम। उत्तरदायित्व केंद्र व्यवसाय या किसी उपक्रम का एक विभाग या उपविभाग होता है जो नियंत्रण की दृष्टि से एक प्रबंधक के अधीन कार्य करता है तथा वह प्रबंधक ही उस केंद्र की सभी व्यवसायिक क्रियाओं के लिए उच्च प्रबंध के प्रति उत्तरदायी होता है। तो उत्तरदायित्व केंद्र उत्तरदायित्व निर्धारण यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमाइन करने में काम आता है, यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। और ये भी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे विक्रय केंद्र हो गया, उत्पादन केंद्र हो गया, लागत केंद्र हो गया, वित्त केंद्र हो गया, लाभ केंद्र हो गया, विनियोग केंद्र हो गया। तो मान लीजिए हमने कोई लागत केंद्र है, ऐसा कोई कंपनी का, ऐसा कोई व्यवसाय का कोई विभाग है जो लागत से संबंधित है, और बजट में हमने तय कर दिया कि इससे अधिक लागत नहीं आनी चाहिए, इसकी लागत इतनी आएगी, उससे अधिक लागत आ रही है, तो उसका उत्तरदायित्व उस प्रबंधक का है जो जिसके अधीन वह केंद्र कार्य करता है। तो उत्तरदायित्व निर्धारण के लिए कंपनी या व्यवसाय उत्तरदायित्व केंद्रों का निर्माण करता है। मैंने लिखा 8वां बजट प्रारूप। तो बजट प्रारूप क्या होता है? बजट प्रारूप वह विवरण होता है जो व्यवसायिक बजट के निर्माण हेतु पहले ही व्यवस्थित क्रम में तैयार किया जाता है। बजट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को पहले से ही व्यवस्थित क्रम में रख दिया जाता है। तो ये बजट फॉर्मेट हो गया, ये वो फॉर्मेट जिसमें बजट तैयार किया जाता है। अब बजटरी नियंत्रण। बजटरी नियंत्रण विद्यार्थियों, बजटरी नियंत्रण का अर्थ है कि बजट में जो हमने पूर्व अनुमान लगाए हैं, जो अनुमान लगाए हैं, जो बजट के लक्ष्य निर्धारित करे हैं, क्या उनके अनुरूप ही हमारा वास्तविक निष्पादन या एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है? क्या दोनों में अंतर है? अंतर है तो क्यों है? इस अंतर का विश्लेषण हम बजटरी नियंत्रण, बजटरी कंट्रोल में करते हैं, क्योंकि बजट भी एक प्रकार का मानक है, एक स्टैंडर्ड है। उससे हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं एक्चुअल परिणामों की, वास्तविक परिणामों की। रोकड़ बजट क्या होता है? अगला मैंने लिखा रोकड़ बजट 10वां। रोकड़ बजट क्या होता है? अगले वर्ष के रोकड़ की प्राप्ति और रोकड़ के और कितना रोकड़ हमारा व्यय होगा उसका अनुमान एक वर्ष का। बजट संगठन क्या होता है? इसमें बजट समिति होती है। बजट समिति का निर्माण किया जाता है बजट निर्माण करने के लिए, बजट क्रियान्वयन मूल्यांकन के लिए। तो बजट समिति बजट निर्माण का कार्य करती है। तो आज के ई लेक्चर में विद्यार्थियों हमने बजट शब्दावली के कई महत्वपूर्ण शब्दों जैसे आयगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं, इनकी परिभाषा क्या है, इनमें भेद क्या है, आयगत व्यय और पूंजीगत व्यय की परिभाषा एवं भेद क्या है, बजट पुस्तिका, मूल बजट कारक क्या होता है, उत्तरदायित्व केंद्र क्या होता है, बजट प्रारूप क्या होता है, बजटरी नियंत्रण क्या होता है, रोकड़ बजट क्या होता है, बजट संगठन क्या होता है, इन सब का हमने अध्ययन किया। तो विद्यार्थियों आगे के ई लेक्चर्स में हम आगे का इसको जारी रखेंगे। आपके कोई प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको
उसका उत्तर देंगे आप, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से इसको फॉलो करें। आज की इस लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।